इस बार लोकसभा चुनाव में कई रिकॉर्ड बने तो कई रिकॉर्ड टूटे भी, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मतों से जीतने का था जो मध्य प्रदेश के इंदौर में बना। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान ने भी नए रिकॉर्ड बनाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। पहला रिकॉर्ड बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने अपने नाम पर दर्ज किया। शंकर लालवानी ने 12,26,751 वोट से जीत दर्ज की, जो इस लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत है, जिनके सामने कोई दूर दूर तक नहीं टिका। अगर था तो नोटा, क्योंकि इंदौर में मतदाताओं ने इतना नोटा बटन दबाया 2 लाख का आंकड़ा पार कर गया। ये इंदौर में बना दूसरा रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले नोटा को इतने वोट कभी नहीं मिले। 24 के इस दंगल में गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी बड़ी जीत की लिस्ट में शामिल है। अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट में 7.5 लाख से ज्यादा वोट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो वहीं मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने 8,30,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। उनके सामने जो आया हवा में उड़ गया। तो जनता का प्यार और आशीर्वाद 8,20,800 से ज्यादा वोटों से जनता जनार्दन ने जिताया है। मैं ये मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। जीत के रिकॉर्ड में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। यहाँ दीदी ने फिर एक बार खेला कर बीजेपी का गणित फेल कर दिया। बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से ममता के भतीजे और टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी ने 7 लाख से ज्यादा मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की। इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में। इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। बिहार में वैसे तो एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ा, लेकिन दरभंगा सीट पर आरजेडी और जेडीयू में कड़ी टक्कर देखने को मिली। यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर आरजेडी के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। यूपी में बीजेपी ने कमल खिलाने के लिए इस बार अपने 11 मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि इनमें से कई मंत्री ऐसे हैं जो ना तो अपनी सीट बचा पाए और ना ही अपनी साख। और इसमें सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का भी था, जो कांग्रेस के केएल शर्मा से चुनाव हार गई। भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूँ कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। अमेठी सीट नहीं किला है, जिसे 2019 में स्मृति ईरानी ने अपनी जिद से धराशायी किया था। लेकिन अमेठी की इस हार का बदला कांग्रेस 5 साल बाद इस तरह लेगी, ये खुद स्मृति ईरानी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जिस अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी से टकरा गई थी, उस अमेठी में उन्हें कांग्रेस सिपाही केएल शर्मा ने 1,67,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। मेरे को जो टिकट भी दिया है तो गांधी परिवार ने दिया है। मेरे पे विश्वास किया और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ। अमेठी की जीत में प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है, क्योंकि चुनावी मैदान में भले ही केएल शर्मा थे, लेकिन रणनीति प्रियंका गांधी की थी, जिन्होंने ऐलान किया था कि जब तक स्मृति ईरानी को नहीं हरा देती वो अमेठी नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व
अपने यूपी पे है। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। जब राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब स्मृति ईरानी ने राहुल को रणछोड़ तक कह दिया था। जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? लेकिन स्मृति ईरानी कांग्रेस की चाल समझ नहीं पाई। उन्होंने केएल शर्मा को आखिर तक हल्के में ले लिया। उधर पर्दे के पीछे से प्रियंका गांधी ने खेल कर दिया। अमेठी वालों को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि गांधी परिवार से इस बार कोई सदस्य मैदान में नहीं है। नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं। अपने जनादेश से अमेठी की जनता ने साफ कर दिया कि उसका विश्वास आज भी कांग्रेस पर कायम है, जो कांग्रेस से रूठ सकती है लेकिन हमेशा के लिए नाराज नहीं रह सकती। लेकिन इस बार बीजेपी को यूपी में एक नहीं कई झटके लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में कमल खिलाने के लिए 11 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था, लेकिन एक दो को छोड़कर बाकी सब चुनाव हार गए। इसमें स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारी, तो लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए। अजय मिश्र टेनी 2 बार से बीजेपी के सांसद थे। इस बार बीजेपी ने फिर से उन पर भरोसा जताया था। खुद अमित शाह ने उनके लिए प्रचार करते हुए कहा था कि अगर अजय मिश्रा टेनी को चुनाव जिता दिया तो वो उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। खीरी वालों, आपको तो हमने बनाया मंत्री देने का काम किया है। ये अजय मिश्रा को यहां से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। उधर चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने चुनाव हराया। महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। हारे हुए मंत्रियों की कतार में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी हैं, जो फतेहपुर से चुनाव हार गईं। मोहनलालगंज में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर चुनाव हार गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के आरके चौधरी ने चुनाव हराया। जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप और मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सब इस चुनाव में अपनी साख गंवाते दिखे। तो इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो हासिल कर लिया है, लेकिन 2014 और 2019 वाला वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। और उसकी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए को उस नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से मामला कभी भी पलट सकता है, गेम हो सकता है। और इस गेम को ओपन रखा है राहुल गांधी ने। वही राहुल गांधी जिन्होंने बड़े मार्जिन के साथ दोनों सीटों से, चाहे रायबरेली हो या फिर वायनाड, जीत हासिल की है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। खटाखट 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 आता रहेगा। चौबीस की महाभारत के केंद्र में अगर मोदी थे तो इंडिया के ध्वजवाहक राहुल गांधी थे। इस चुनावी रण में राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि 2-2 लोकसभा सीट से अपनी जीत का परचम लहराया। राहुल गांधी ने रायबरेली में जहां 3,88,000 वोट से चुनाव जीतकर गांधी परिवार की लेगेसी को बरकरार रखा, वहीं वायनाड में 3,64,000 वोट से चुनाव जीतकर साफ कर दिया कि उन्हें रोकना अब मुश्किल है, क्योंकि एक नहीं 2-2 सीट पर जीतना, इतने बड़े मार्जिन से जीतना राहुल गांधी के ही बस की बात है। क्योंकि इस जीत से राहुल ने अपने उन तमाम विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ दिया है जो वायनाड के बाद रायबरेली से पर्चा भरने पर तंज कस रहे थे। एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया,
मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। इंडिया गठबंधन भले ही बहुमत से दूर हो, लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचाने में राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा रैली की तो वो राहुल गांधी ही थे। ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने बीजेपी को बार बार अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। राहुल गांधी अपने सामर्थ्य से इंडिया गठबंधन को ऐसी स्थिति में ले आए जहां उन्हें कोई भी चूका हुआ नहीं मान सकता, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पत्ता कभी भी पलट सकता है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों में कई दिग्गज हारे तो कई जीते भी, और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें बनी रही। वो सीट चर्चा में रही क्योंकि वहां से आजाद समाज पार्टी के मुखिया यानी कि चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय चुनाव लड़कर बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे दिग्गजों की भीड़ में एक ऐसा योद्धा भी है जिसने अपने दमखम से एनडीए ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की हर रणनीति को फेल कर दिया। वो है चंद्रशेखर आजाद, जो 24 की इस लड़ाई में ऐसे लड़े कि बड़े बड़े महारथियों को नगीना में हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने दम पर 1,51,000 वोट से चुनाव जीता। मैं नगीना की जनता का, नगीना की जो महान जनता है, वो महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सब का, जिसने मेरी आलोचना की उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो है कोई दूसरी पार्टी का काम किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और देश भर से जो हमारे साथी यहाँ आए थे जिन्होंने यहाँ मेहनत की, कहीं मैंने ईद पे भी घर नहीं गए, मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ, और सभी अधिकारी कर्मचारियों का। बहुत फेयर जो है, बहुत फेयर काउंटिंग हुई। सुबह से अब तक कोई एक ऐसा इशू नहीं आया जहाँ कोई बहस हुई है। बहुत फेयर तरीके से जो है, मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के प्रशासन का, और जिन कर्मचारियों ने चुनाव में ड्यूटियाँ की उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। सबका सहयोग है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को मेरा नीला नगीना में चंद्रशेखर की दीवार को न बीजेपी के ओम कुमार भेद सके, न समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार। 2019 में ये सीट बीएसपी ने जीती थी, जो इस बार अपने उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचा पाए। अब चंद्रशेखर की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में सुनाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर का चुनाव जीतना और बीएसपी का वोट प्रतिशत घटना कहीं बड़े घटनाक्रम की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश का दलित मायावती को ही अपना नेता मानता रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि पिछले कुछ चुनावों में मायावती उस तरह से नहीं दिखी जैसी उम्मीद उनका वोटर करता है। ऐसे में उनके लिए चंद्रशेखर एक नई उम्मीद की तरह है।